नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट 7 जुलाई 2024 सीडीपी पेडागोजी अति महत्वपूर्ण कंटेंट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आइए देखते हैं। हम बात करते हैं भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थिंकिंग। भाषा और चिंतन क्या है? भाषा क्या है? भाषा की बात की जाए, भाषा भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिससे लोग समझ सकें। यह है भाषा। भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वो भाष धातु से हुई है। भाषा के अगर भागों की बात की जाए, भाषा के कितने भाग हैं? तो भाषा के 4 भाग हैं: स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। आइए आगे देखते हैं। अगला है, बालक के भाषा विकास के 2 चरण होती हैं। बालक की जो भाषा विकास के चरण होती हैं वो 2 होती हैं। हम अगर इसकी बात की जाए कि भाई स्वनिम क्या होता है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण। भाषा की जैसे बात करें, ये है वर्ण, छोटा है बड़ा है, तो ये वर्ण है, इसे कहते हैं स्वनिम। रूपिम क्या है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो रूपिम है। वाक्य विन्यास, वाक्य का सही क्रम लगा होना तो वाक्य विन्यास कहलाता है। अर्थ की दृष्टि से कोई वाक्य ठीक होना तो वो अर्थ विन्यास कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, बालक के भाषा विकास के 2 चरण होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्राक भाषा विकास। प्राक भाषा विकास यानी कि कहते हैं रोदन। क्या? रोदन। इसके अंतर्गत आता है रोदन। ये भाषा का सबसे पहला स्पष्टीकरण होता है। रेबल ने इसे आपात श्वसन कहा है, यानी कि आपात श्वसन है रेबल के अनुसार। कौन? रुदन करना, रोना, बच्चा रोता है। दूसरा है वलवलाना, बेवलिंग करता है बच्चा। इस चरण में बालक 2 माह तक स्वर ध्वनियाँ उत्पन्न करना सीखता है। 3 से 4 माह में स्वर तथा व्यंजन साथ में प्रयोग करता है तथा 12 माह तक अर्थपूर्ण बलबलाना जैसे माँ माँ, दादा, दादी ऐसी ध्वनियाँ निकालने लगता है, तो इसे कहते हैं वलवलाना। अब आता है हाव भाव। हाव भाव क्या होते हैं? इस चरण में शिशु शरीर के अंगों के प्रयोग द्वारा अपनी बात समझना सीखता है। जिस प्रकार से ये उसकी माँ बच्चे को खिला रही है, जैसे खुशी होने पर बाहें फैलाना, खुश होना, तो इसे कहते हैं हाव भाव। अगर पेडागोजी से संबंधित कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए आगे देखते हैं। उत्तरकालीन भाषा विकास पहला कौन सा था? पहला था प्राक भाषा विकास। प्राक भाषा विकास के अंतर्गत कौन कौन आए? रुदन, बलबलाना, हाव भाव, 3। अगला दूसरा नंबर कौन सा है? उत्तरकालीन भाषा विकास। दूसरों की भाषा समझना, दूसरे लोगों की भाषा समझना भाषा विकास की सबसे पहली अवस्था है, जो दूसरों की भाषा समझते हैं। इसे कहते हैं उत्तरकालीन भाषा विकास। शब्दावली का निर्माण करना, तो यह है दूसरों की भाषा समझना, शब्दावली का निर्माण करना। सबसे पहले बालक भूख प्रेरणा से संबंधित शब्द सीखते हैं, इसे कहते हैं शब्दावली का निर्माण करना। अगला होता है शब्दों का वाक्य में संगठन करना, वाक्यों में लगाना शब्दों को, तो उसे कहते हैं भाई शब्दों का वाक्य में संगठन करना। उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन करना, उच्चारण करना। भाषा विकास का स्वामित्व, भाषा विकास का स्वामित्व क्या? भाषा विकास किस ढंग से होना चाहिए? आइए आगे देखते हैं। अगला है भाषा विकास का स्वामित्व। बालक की आयु के अनुसार शब्द भंडार। अगर हम बालक की आयु और इधर शब्द भंडार, जन्म से 8 माह तक 0 शब्द, 9 से 12 माह तक 3 से 4 शब्द, 1.5 वर्ष तक 10 से 12 शब्द सीख जाता है बच्चा, 2 वर्ष तक 272 शब्द सीख जाता है, 2.5 वर्ष तक 450 शब्द, 3 वर्ष तक 1000 शब्द, 3.5 वर्ष तक 1250 शब्द, 4 वर्ष तक 1600 शब्द, 5 वर्ष की आयु में 2100 शब्द, 11 वर्ष की आयु में यानी कि 50,000 शब्द, 14 वर्ष की आयु में 80,000 शब्द, 16 वर्ष से आगे की बात करें तो 1 लाख से अधिक शब्द सीख जाता है। ये भी आपको याद रखना है, पूछ लेता है सीटेट के अंदर। आइए अगला है सामान्य रूप से सर्वमान्य भाषा कौशल विकास क्रम, यानी भाषा कौशल का जो विकास क्रम है वो क्या है? तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना।
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मौर्य मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा कौशल का विकास क्रम जो है वो सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना है। ये आपको याद रखना है। इसके मौर्य मॉन्टेसरी के अनुसार स्पेशल पूछे तब मौर्य मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा कौशल बताइए, तो सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना होता है। अब सुनने की बात करें, सुनना और पढ़ना ये कैसे कौशल हैं, तो ये ग्रहणात्मक कौशल हैं। बोलना और लिखना ये अभिव्यंजनात्मक या उत्पादक कौशल के अंतर्गत आते हैं। भाषा विकास के सिद्धांत, पहला सिद्धांत था परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का तात्पर्य है भाषा अवयवों एवं स्वरूप पर नियंत्रण होना, शुद्ध और स्पष्ट बोलना, इसे कहते हैं परिपक्वता का सिद्धांत। अगला है अनुबंध और सहचार्य का सिद्धांत। भाई अनुबंध और सहचार्य का सिद्धांत क्या होता है? जब बालक को किसी वस्तु से कोई चीज़ जोड़ के बताया या दिखाया जाता है तो बालक जल्दी सीखता है। इसे अनुबंध का सिद्धांत या सहचार्य का सिद्धांत कहते हैं। किसी चीज़ को जोड़कर या दिखा करके बच्चे को सिखाना, तो उसे कहते हैं अनुबंध या सहचार्य का सिद्धांत। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत क्या है? जैसे कि इसकी माँ है बच्चे की, जैसे बच्चे की माँ कॉल कर रही है फ़ोन पर, तो बच्ची भी कर रही है उसी के अकॉर्डिंग। अनुकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत में बालक दूसरे को यानी देखकर नकल करके सीखता है। अन्य विद्वानों के अनुसार भाषा विकास के सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत पावलाव के अनुसार क्या है? बालक भाषा शब्द अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करके सीखता है। इस संबंध को पावलाव ने अनुबंध नाम दिया। यानी कि बालक भाषा शब्द अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करके सीखता है, इस बात को पावलाव ने अनुबंध का नाम दिया था। अतः पावलाव साहब के अनुसार बालक भाषा अनुबंध के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट अगला है भाषा विकास का सिद्धांत स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार, अब स्किनर साहब क्या कहते हैं? बालक भाषा अनुकरण या पुनर्बलन के माध्यम से सीखता है। अगर पूछ ले आपसे पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था CL हल ने। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है भाषा विकास का सिद्धांत स्किनर के अनुसार क्या है। तो स्किनर महोदय कहते हैं कि बालक भाषा अनुकरण या पुनर्बलन के माध्यम से सीखता है। भाषा विकास का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार, अल्बर्ट बंडूरा साहब क्या कहते थे? बालक भाषा अनुकरण से सीखता है। बालक जो है वो भाषा सीखता है, वो किसके माध्यम से सीखता है? अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अल्बर्ट बंडूरा ने भाषा विकास में पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया था। किसने? अल्बर्ट बंडूरा साहब ने। अगला है नोआम चॉम्स्की के अनुसार भाषा विकास का सिद्धांत। अब नोआम चॉम्स्की साहब क्या बताते हैं उनके बारे में देखें। नोआम चॉम्स्की कहते हैं, नोआम चॉम्स्की के अनुसार बालक जिस भाषा को सुनता है उसे अपने आप सीख जाता है। ये नोआम चॉम्स्की के अनुसार है। बालक में भाषा ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ये कौन बताते थे? नोआम चॉम्स्की महोदय ने इस बात को बताया था कि बच्चे के मस्तिष्क के अंदर एक डिवाइस लगी हुई होती है जिसे कहते हैं लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि बच्चा उसके अकॉर्डिंग सीखता है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। नोआम चॉम्स्की का मानना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण को भी अपने आप सीख जाता है, इसलिए इस सिद्धांत को जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहा जाता है। अगला है, अब ये तो था भाषा, अब आती है बात चिंतन की। चिंतन क्या है? थिंकिंग। चिंतन को इंग्लिश में कहते हैं भाई थिंकिंग। थिंकिंग क्या है? यह है चिंतन, मस्तिष्क के अंदर चिंतन हो रहा है। किसी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही चिंतन कहलाता है। वह कोई भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसे चिंतन कहते हैं। चिंतन की प्रक्रिया सोते समय भी चलती रहती है। मस्तिष्क सोते समय भी कुछ ना कुछ चिंतन करता रहता है। आइए आगे देखते हैं चिंतन के प्रकार। अब चिंतन के प्रकार, पहला प्रकार है प्रत्यक्षात्मक या मूर्त चिंतन। किसी वस्तु या मूर्त को देखकर चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। ये पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। ऐसा चिंतन छोटे बालकों में पाया
जाता है। उदाहरण के अनुसार बात करें, त्रिशूल को देखकर भगवान शिव की याद आना, इसे कहते हैं भाई मूर्त चिंतन। दूसरा है प्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन। क्या होता है? जो चीज दिखाई नहीं देती उनके बारे में विचार करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। कोई भी चीज आपको दिखाई ना दे और उसके बारे में चिंतन किया जाए तो उसे कहते हैं प्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन। जैसे बालक, उदाहरण क्या कहता है, बालक ने कुत्ता देखा, घर वाले के पूछने पर बता देगा कि कुत्ता है। अब बालक ने कुत्ता देख रखा है और घर वाले पूछे भी ये क्या है, तो बालक बता देगा कि ये क्या है, कुत्ता है या बिल्ली है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं भाई, काल्पनिक चिंतन। तीसरा है काल्पनिक चिंतन। चिंतन के ये प्रकार चल रहे हैं भैया। काल्पनिक चिंतन की अगर बात की जाए, जब हम पूर्व अनुभव के द्वारा कल्पना करते हैं तो वह काल्पनिक चिंतन कहलाता है। चौथा है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन किसी वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन कहलाता है। जॉन डीवी ने कहा कि ये बहुत हाई लेवल का चिंतन है। कौन सा? तार्किक चिंतन। जॉन डीवी ने इसे बहुत हाई लेवल का चिंतन बताया, तार्किक चिंतन को। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है चिंतन की प्रक्रिया की शुरुआत समस्या सामने होने से होती है। जब आपके सामने कोई समस्या होगी तो चिंतन की प्रक्रिया तेज होगी। चिंतन में सभी भिन्न भिन्न पहेलियों के समाधान को एक साथ संयोजित किया जाता है। प्रत्येक चिंतन का उद्देश्य समस्या को सुलझाना होता है। चिंतन में गत अनुभूति शामिल होती है। समस्या समाधान की विधि जो होती है वो प्रयत्न व भूल विधि का एक उदाहरण है। प्रयत्न करेंगे भूलेंगे, प्रयत्न करेंगे भूलेंगे। सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। चिंतन में भाषा, प्रतीक तथा प्रतिमाओं का काफी योगदान है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके सहारे प्रणाली किसी समस्या का समाधान करता है। नेक्स्ट आगे बात करें, जिम्बार्डो एवं रुक के अनुसार चिंतन के प्रकार। अब जिम्बार्डो एवं रुक ने चिंतन के प्रकार कौन कौन से बताए थे? तो इन्होंने बताया था, पहला चिंतन का प्रकार स्वलीन चिंतन, दूसरा यथार्थवादी चिंतन। अब स्वलीन चिंतन क्या है, यथार्थवादी चिंतन क्या है? यथार्थवादी चिंतन की बात करें तो इसके भी प्रकार हैं, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। आइए एक एक को डिटेल से देखते हैं। भाई वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो के अंदर जो भी डेटा है आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा ना लग रहा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है स्वलीन चिंतन। स्वलीन चिंतन क्या होता है? स्वलीन चिंतन काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति पर आधारित तो होता है। स्वलीन चिंतन वास्तविक स्वरूप नहीं होता स्वलीन चिंतन में। उदाहरण की बात करें, स्वप्न देखकर उसे सबको बताना तो उसे कहते हैं स्वलीन चिंतन। आपने कोई सपना देखा और उसे किसी को बताया तो उसे कहते हैं स्वलीन चिंतन। यथार्थवादी चिंतन किसे कहते हैं भाई? ये वैसा चिंतन है जिसका संबंध वास्तविकता से है। यदि आपने कोई चीज़ देखी, वो बिल्कुल वास्तविक चिंतन किया उसके बारे में, उसे कहते हैं यथार्थवादी चिंतन। अब आता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन कहें, निगमनात्मक चिंतन कहें, बात एक ही है। अभिसारी चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। इसमें समस्याओं का एक समाधान होता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। इसका केवल एक ही आंसर हो, जिसका केवल एक ही उत्तर हो तो उसे कहते हैं अभिसारी चिंतन। जैसे ये है भाई, और इसके कई दूसरी जगह से जुड़ना, एक ही बिंदु के बारे में सोचना, तो इसे कहते हैं एक ही बिंदु के बारे में सोचना, तो अभिसारी चिंतन कहलाता है। आइए नेक्स्ट अगला है अपसारी चिंतन। ये आपको ध्यान रखना भाई, अपसारी चिंतन क्या है? अपसारी चिंतन में समस्याओं के समाधान के लिए एक से अधिक विकल्प होते हैं। इसमें बालक अपनी तार्किक क्षमताओं का प्रयोग करके उत्तर देता है। अब हम बात करें कि भाई ये है चिंतन, और कई दिशाओं में सोचना, कई के बारे में सोचना, तो इसे कहते हैं अपसारी चिंतन कहा जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो ये हो गया भाई अपसारी चिंतन। अब की विशेषता बताइए। अब इसकी विशेषता तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से बताएगा, तो इसे कहते हैं अपसारी चिंतन।
अगला आता है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? गुण दोष को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। किया जाता है कि अर्थात किसी वस्तु या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष को पूरी तरह से परख लेना ही आलोचनात्मक चिंतन का उदाहरण होता है। किसी भी वस्तु के गुण दोष को पूरी तरह से परख लेना ही क्या कहलाता है? आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। आगे की बात की जाए चिंतन की परिभाषा। गैरेट के अनुसार, भाई गैरेट ने चिंतन की परिभाषा क्या बताई थी? तो चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतिकूल का प्रयोग होता है। रॉस के अनुसार, रॉस क्या कहता है? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। वैलेंटाइन ने चिंतन के बारे में क्या बताया? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए होना या किया जाना चाहिए जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं। कागन तथा हेमेन के अनुसार चिंतन प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्तियों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। किसी ने बताई ये बात? कागन तथा हेमेन के अनुसार। नेक्स्ट अगला है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। प्रश्न पूछेगा आपसे सीटेट में, यहाँ से प्रश्न अवश्य आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई समाजीकरण। समाजीकरण की विशेषता क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। ये कर रहे हैं आपस में अंतःक्रिया। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है समाजीकरण। समाजीकरण जो होता है वो सरल से जटिल की ओर होता है। समाजीकरण बहुआयामी होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों होती है। औपचारिक और अनौपचारिक होती है। औपचारिक क्या है? दूसरी भाषा। अनौपचारिक क्या है? मातृभाषा। ये भी आपको याद रखना है। अनौपचारिक बोले मातृभाषा, औपचारिक पूछे दूसरी भाषा। आइए नेक्स्ट अगला है। इसमें सांस्कृतिक कल्चर का ट्रांसफर होता रहता है। समाजीकरण समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों या नियमों पर आधारित होता है। समाजीकरण के प्रकार। प्राथमिक समाजीकरण यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन कौन कौन सी है? प्राथमिक एजेंसी कौन कौन सी है? ऐसे पूछेगा आपसे। प्राथमिक एजेंसी कौन कौन सी? निम्न में से कौन सी प्राथमिक एजेंसी नहीं है? कौन सी द्वितीय एजेंसी है? ये आपको याद रखना है। जिनके संपर्क में बालक स्वयं से आता है, इसे कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि परिवार, आस पड़ोस और सहपाठियों का समूह। तो ये आते हैं प्राथमिक एजेंसी के अंदर। अब द्वितीय समाजीकरण क्या है? द्वितीयक एजेंसी क्या है? जिनके संपर्क में बालक दूसरों के द्वारा लाया जाता है, जैसे स्कूल किसी दूसरे के द्वारा, माता पिता के द्वारा लाएगा। मीडिया, धार्मिक स्थल या लाइब्रेरी, इसे कहते हैं द्वितीय समाजीकरण या द्वितीय एजेंसी। नेक्स्ट अगला है पुनर्समाजीकरण, रिसोशलाइजेशन क्या है? अब हम नई पर जाने पर वहाँ के रीति रिवाज, खान पान, पहनावा आदि नए तरीके से सीखते हैं, तो इसे पुनर्समाजीकरण कहते हैं। यदि आप कहीं नई स्थान पर जाते हैं तो वहाँ के रीति रिवाज, खान पान और पहनावा देखते हैं, तो इन तरीकों को सीखना ही क्या कहलाता है? पुनर्समाजीकरण कहलाता है। लिंग समाजीकरण क्या है? जेंडर सोशलाइजेशन क्या है? समाजीकरण की ऐसी संभावनाएं जिसमें सिर्फ स्त्री पुरुष सदस्य हो सकते हैं, इसे लिंग समाजीकरण कहते हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह, इसमें जैसे स्वयं सहायता समूह की बात की जाए तो महिलाओं का है तो इसकी केवल महिलाएं रहेंगी, अगर पुरुषों का है तो पुरुष ही रहेंगे, तो इसे कहते हैं लिंग समाजीकरण। लिंग समाजीकरण जैसे स्वयं सहायता समूह जो होता है। अब हम बात करें व्यावसायिक समाजीकरण क्या होता है। 5वां नंबर है व्यावसायिक समाजीकरण। ऐसा समाजीकरण जिसमें एक खास पैसे के लोग जुड़े हों, जैसे बैंक कर्मचारियों का यूनियन, जैसे एक ही प्रकार के लोग जुड़े हों। बैंक कर्मचारी एक प्रकार के होते हैं, तो इसे कहा जाता है व्यावसायिक यूनियन या व्यावसायिक कर्मचारियों का यूनियन, व्यावसायिक समाजीकरण। नेक्स्ट अगला है अग्रिम समाजीकरण क्या है? पी सोशलाइजेशन क्या है? इस प्रकार के समाजीकरण में एक व्यक्ति किसी ऐसे समूह के तौर तरीके सीखता है जिसका वह भविष्य में सदस्य बनना चाहता है। जैसे सेना में भर्ती होने से पहले एनसीसी कैडेट बनकर सेना के तौर तरीके सीखना, इसे कहते हैं अग्रिम समाजीकरण। समाजीकरण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? ये भी आपको याद रखना भाई। परिवार पहला कारक है।
परिवार समाजीकरण का सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सक्रिय तथा प्राथमिक तथा पहला अनौपचारिक कारक है। परिवार में एक बच्चा आदतें, संस्कार तथा बड़ों का सम्मान करना, मिलजुल कर रहना सीखता है। नेक्स्ट अगला है, अगले की अगर बात की जाए विद्यालय। अब विद्यालय की बात करें, विद्यालय क्या है? विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक तथा औपचारिक कारक है। कौन? विद्यालय। ये समानता, सहकारिता, समय पालन, समूह भावना सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? विद्यालय। ये है भाई विद्यालय। हम उम्र के बच्चे, वाइगोत्स्की ने हम उम्र बच्चों को समाजीकरण विकास को अत्यंत महत्वपूर्ण माना, क्योंकि हम उम्र के बच्चा बिना किसी दबाव के विचारों को आदान प्रदान करता है, जो समाजीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये है भाई हम उम्र के बच्चे होते हैं, आपस में अगर बातचीत करते हैं तो ये ज़्यादा सीखते हैं। ऐसा वाइगोत्स्की साहब ने बताया था कि अंतःक्रिया के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट अगला है जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम क्या है? आज के समय में सोशल मीडिया समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे टीवी पर दिखाए गए कार्यक्रम, फेसबुक पर दिखाए गए कार्यक्रम, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो आदि। सोशल नेटवर्क का आधुनिक खान पान, पहनावे तथा विचार निर्माण आदि पर गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट अगला है हरलॉक के अनुसार। हरलॉक के अनुसार बालक जन्म के प्रथम माह में प्रकाश और आवाज़ से आकर्षित होता है, दूसरे महीने में मुस्कुराना शुरू करता है, तीसरे महीने में अपनी माँ की आवाज़ को बाकी आवाज़ों से अलग कर लेता है। तो ये हरलॉक के अनुसार था। आइए नेक्स्ट अगला है समाजीकरण के सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं? समाजीकरण के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन कौन से? कूले का स्वदर्पण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत कूले कहते हैं कि समाज एक दर्पण के समान होता है। कूले साहब ने बताया था कि समाज जो होता है वो एक दर्पण के समान होता है भाई। समाज तथा अन्य लोगों के संपर्क में आने से बच्चों में स्वधारणा यानी स्वयं के बारे में सोचने की भावना विकसित होती है। व्यक्ति स्वयं की कमियां या बुराइयां नहीं देख पाता। समाज वह आईना है जो व्यक्ति की कमियां उजागर करके उन्हें सुधारते हुए एक सामाजिक प्रणाली बनाता है। नेक्स्ट अगला है मीड का मैं और मुझे सिद्धांत, यानी कि मीड का मैं और मुझे वाला सिद्धांत। अकेला व्यक्ति समाज पर ध्यान नहीं देता, उसका सिर्फ स्वयं में सोचना मैं कहलाता है। कुछ समय बाद वह महसूस करता है कि उसे स्वार्थ की पूर्ति पर निर्भर है, अर्थात दूसरे पर निर्भर होना से मुझे की ओर या स्वयं से समाज की ओर ले जाता है। नेक्स्ट अगला है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो फ्राइड की अगर बात की जाए, फ्राइड के शिष्य थे एरिक्सन। फ्राइड के जो सिगमंड फ्राइड थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले सिगमंड फ्राइड, तो उनके शिष्य थे एरिक्सन। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें कुल 8 सिद्धांत हैं। एरिक्सन फ्राइड के सिद्धांत में काम वासना को दी गई वरीयता से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत में सामाजिक पक्ष पर फोकस किया है। इस सिद्धांत की सभी 8 अवस्थाएं मिलकर व्यक्ति के जन्म से लेकर संपूर्ण जीवन को शामिल करती हैं। प्रत्येक अवस्था में 2 विशेषताएं बनाम सबसे जुड़ी हैं। तब किसी भी अवस्था को सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर एक गुण का विकास होता है। आइए देखते हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत क्या है भाई। 8 अवस्थाएं थी इनकी, कौन कौन सी थी ये भी आपको याद रखना है। पहली अवस्था की बात करें तो थी विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्त बनाम शर्म। तीसरी थी पहल बनाम अपराध बोध। चौथी थी परिश्रम बनाम हीनता। 5वीं थी पहचान बनाम भ्रांति। 6ठी थी आत्मीयता बनाम अलगाव। 7वीं थी उत्पादकता बनाम स्थिरता। 8वीं जो है वो संपूर्णता बनाम निराशा। उम्र की बात करें तो विश्वास बनाम अविश्वास की जो उम्र है वो 0 से 18 वर्ष, गुण होता है इसका आशा। स्वायत्त बनाम शर्म, ये दूसरी अवस्था थी इनकी, 18 माह से 3 वर्ष तक, इच्छा शक्ति इसका गुण है। पहल बनाम अपराध बोध, 3 से 5 वर्ष इसकी उम्र बताई उन्होंने, उद्देश्य पूर्णता इसका गुण है। परिश्रम बनाम हीनता, 5 से 13 वर्ष इसकी उम्र बताई, प्रतियोगिता इसका क्या है, गुण है। पहचान बनाम भ्रांति, 13 से 21 वर्ष इसकी उम्र बताई, वफादारी क्या है इसका गुण है। आत्मीयता बनाम अलगाव, 21 से 40 वर्ष इसकी उम्र बताई, प्यार क्या है इसमें गुण है। उत्पादकता बनाम स्थिरता,
40 से 65 वर्ष इसकी उम्र है। प्रवाह क्या है, इसका गुण है। संपूर्णता बनाम निराशा, 65 वर्ष से आगे की उम्र की बात की गई है, तो भाई गुण क्या है, बुद्धिमानी है। नेक्स्ट अगला है हरलॉक के अनुसार बालक जन्म के समय प्रथम माह में प्रकाश और आवाज़ से आकर्षित होता है, दूसरे महीने में मुस्कुराना शुरू करता है तथा तीसरे महीने में अपनी माँ की आवाज़ को बाकी आवाज़ों से अलग कर लेता है। नेक्स्ट आइए अगला देखते हैं भाई, एक्टिव एजेंसी, सक्रिय एजेंसी बराबर बच्चे पर सीधा प्रभाव। अब जो हमारी होती है एक्टिव एजेंसी, सीधा बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। एक्टिव एजेंसी के अंतर्गत आता कौन कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। परिवार है, स्कूल है, चर्च है, युवा है, गतिविधि समूह है, संघ है, सामाजिक कल्याण एजेंसियां हैं, खेल है, क्लब है, संग्रहालय है, मनोरंजन है। ये आपको उदाहरण याद रखनी है भाई। अब निष्क्रिय एजेंसी कौन कौन सी होती हैं, बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, ये निष्क्रिय एजेंसियां हैं, सक्रिय एजेंसियां हैं। पैसिव एजेंसी कहें या निष्क्रिय एजेंसी कहें, बात देखिए, जैसे पुस्तकालय है, प्रेस है, सिनेमा है, समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविजन है, थिएटर है, पत्रिका है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों CDP बाल विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण पेडागोजी के जो कंटेंट था, यानी कि जो थ्योरी थी, आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।